पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है और ये क्राइसिस शायद हमारी जड़ों को मज़ीद हिला दे। ये क्राइसिस क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, कब आ सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, इन हालात को तब्दील कैसे किया जा सकता है, हम इस बहरान से निकल कैसे सकते हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा बहरान आने जा रहा है। ये बहरान क्या है और पाकिस्तान इस बहरान से कैसे निकल पाएगा, ये तमाम डिटेल आपको बताएंगे आज के स्पेशल व्लॉग में। बताइए। अब यार जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, वैसे फ़र्क आप यकीन करो कि ये जो माहौल बन गया हुआ है, जो हालात बन गए हुए हैं, ये गैर मामूली है। इनको आप मामूली नहीं कह सकते, इनको रूटीन नहीं कह सकते। एक तो इदारों के अंदर कशमकश हो गई है और इदारों ने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है। मसलन आप अदलिया को देख लो, अदलिया ने एक पोजीशन ले ली और अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। आप स्टैब्लिशमेंट को देख लो, स्टैब्लिशमेंट की एक पोजीशन है और वो उस पोजीशन से हटने के लिए तैयार नहीं। फिर इमरान खान साहब हैं और इमरान खान साहब जेल में बैठ के एक बड़े इंकलाब का इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली और वो अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे और पीछे रहेगी गवर्नमेंट और सिस्टम। ये हैरत से कभी इमरान खान को देख रहा है, कभी अदलिया की तरफ देख रहा है, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है। गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट अनफंक्शनल है, उसका वो कोई काम नहीं कर रही। वो सुबह उठती है, रावलपिंडी की तरफ देखना शुरू करती है या अदलिया की तरफ देखना शुरू करती है और कभी कभी जेल की तरफ देखना शुरू कर देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो जेल को देखती है, इस्टेब्लिशमेंट को देखती है, गवर्नमेंट को देखती है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत काम कर रही है। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ मार्शल लॉ के अंदर भी कि हर इदारे के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को जाके कुछ ना कुछ करना पड़ा हो। तो हर लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट को कुछ करना पड़ा, थक रही है बड़ी बुरी तरह। और ये जो सारी सूरत है ये बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि हम किसी तरफ जा नहीं रहे। गाड़ी है ना, उसको आप ये समझें कि 3 इंजन लग गए हैं गाड़ी के, दाएं बाएं भी, पीछे भी, आगे भी। तीनों इंजन चलने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी कभी दाएं चले जाती, कभी बाएं चले जाती, कभी आगे कभी पीछे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी तो चल रही है लेकिन नुकसान ये होता है कि कहीं जा नहीं रही होती और एक नया क्राइसिस पैदा हो जाता है। और अगर 2 इंजन बेवक्त चल रहे हो, एक आगे खींच रहा हो, एक पीछे खींच रहा हो, तो क्या होगा? अल्टीमेटली गाड़ी दरम्यान से टूट जाएगी। तो ये क्राइसिस बड़ा खौफनाक है और ये जो क्राइसिस है मुझे यूँ लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा होने वाला है। कोई ऐसा खौफनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर होने वाला है कि जो हो सकता है इस क्राइसिस को ख़त्म कर दे, लेकिन फिर एक नया क्राइसिस पैदा कर दे, एक नया बहरान पैदा कर दे। मैं रोज़, आप यकीन करो कि जब सोता हूँ तो अल्लाह ताला से दुआ करके सोता हूँ कि या परवरदिगार सुबह नसीब हो जाए। और सुबह जब उठता हूँ तो फिर दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत कर, क्योंकि इतने गंभीर और खौफनाक वाक़यात और हालात मैंने नहीं देखे। मेरी ज़िंदगी सारी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन जो इस किस्म की जो आप समझो कि जो जोड़ तोड़ है या ये जो हालात का मद्दोजज़र है और जो आगे और पीछे और दाएं और बाएं जो चीज़ें चल रही हैं वो इससे पहले कभी नहीं देखे गए। तो ऐसा लगता है कि कुछ जैसे कोई बड़ा इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होने वाला है। और वो आप अगर देखोगे जो गैर मामूली वाक़यात पाकिस्तान के अंदर आए हैं वो चीज़ साबित कर रहे हैं कि कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो पक रही है और ये जो पकती हुई चीज़ है किसी वक्त भी सामने आ सकती है। और उसके लिए पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि जब वो आए तो ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ना हो। लेकिन बहरहाल हम नुकसान के गड़े के किनारे खड़े हुए हैं, बस किसी वक्त भी एक हिचकी आने की देर है और हम उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अब इस मुल्क का वाली वारस कोई नहीं बचा। कोई एक ऐसा तबका नहीं है, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है जो अब इसकी ज़िम्मेदारी उठा रहा। तो सब लोग जो है ना डंक टपाउट पॉलिसी है, बस आज का दिन गुजारें, कल सुबह देखते हैं। इस टाइप की सूरत पैदा हो गई हुई। अब अगला सवाल वही है जो कि क्राइसिस है, इस क्राइसिस से निकलने का क्या तरीका। देखो 3 सिंपल वेज़ हैं जिससे आप ये क्राइसिस ख़त्म कर सकते हो और मुस्तकिल तौर पे ख़त्म कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बहरान पैदा हुए हैं वो एक्सटेंशन की वजह से पैदा हुए हैं। आप देख लो कि एक पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लाना चाहता है, अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाना चाहता है, अपनी मर्ज़ी के लोग लाना चाहता है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई चीफ बैठा हुआ है और उसे ये महसूस होता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी आ गई कि जो मुझे फ़ारग कर सकती है या इदारे को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो फिर उस गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं करता। वो चाहता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो हमारे साथ चले, एक पेज बन जाए।
तो पहला प्राइम मिनिस्टर जो वो भी एक पेज चाह रहा होता है और इस्टेब्लिशमेंट जो वो भी वन पेज चाह रही होती है, और इस सारे के दौरान जो है के दरमियान मुल्क पिस रहा है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वंस फॉर ऑल पार्लियामेंट हो या कोई आइनी तरमीम करनी पड़े, बड़ी सारी जमातों को बिठाना पड़े, तो एक कंसेंसस डेवलप कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। ख्वाह वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ख्वाह वो आर्मी चीफ हो, ख्वाह वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, 22 में ग्रेड में पहुँचे होते हैं और रिटायर होने वाले होते हैं, तो उससे पहले वो भाग दौड़ शुरू कर देते हैं कि हमें 1 साल और मिल जाए, हमें 2 साल और मिल जाए। ठीक है। अब मसला ये है कि अगर आपने 32 साल में कोई तीर नहीं चलाया, आपने 32 साल में कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, तो 1 साल में आप क्या कारनामा सर अंजाम दे देंगे। और सिस्टम की बेवकूफ़ी देखो कि सिस्टम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि 32 साल ये हमारे साथ रहा बंदा, और ये कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं ला सका, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सका, और ये इसको 1 और साल हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वे अगर इतना कारीगर था तो इससे पहले कुछ कर लेता, कोई एटमी धमाका कर देता ना पाकिस्तान के अंदर, कोई बिजली मुफ्त दे देता लोगों को, या कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा कर देता, इस्लामाबाद को दुनिया का आइडियल तरीन शहर बना देता, कुछ तो करता ना वो। उससे कुछ नहीं किया। अब वो कुछ ना करने वाला आदमी जो है वो क्या करता है कि वो जब रिटायरमेंट के करीब आता है तो 3-4 साल पहले से ही वो मामला सेटल करना शुरू कर देता है। ठीक है। किसी एक पार्टी के साथ लग जाता है, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को घेर लेता है, वहाँ पे अपने रूट्स बना लेता है, कोई गंदे काम करना शुरू कर देता है सियासतदानों के लिए, इस उम्मीद पे कि कल जब ये आएंगे या ये मुझसे खुश होंगे तो मुझे एक्सटेंशन देते हैं। और उसका नुकसान ये हो गया कि पूरी ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क हो गया कि लोग काम करने के बजाय अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में, अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में वो सियासतदानों के ऑलमोस्ट माउथ ऑर्गन बन गए हुए हैं और उनकी गाड़ी के साथ, उनकी वैन के साथ लटके हुए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान है, एक ब्रूटल रियलिटी है कि उसके अंदर भी ये चीज़ है कि वहाँ पे भी जो सर्विंग जनरल होते हैं या जो आर्मी चीफ होते हैं उन्हें एक उम्मीद होती है कि जी हमें एक्सटेंशन मिल जाएगी, 3 साल की एक्सटेंशन तो कम से कम मिल ही जाती है पाकिस्तान में। लिहाजा वो एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आते हैं कि जो एक्सटेंशन के अंदर रास्ते में रुकावट ना बन सके। ठीक है। फिर इस गेम को अगर थोड़ा सा और देखें तो ये होता है कि जब नया चीफ बनना होता है तो अब 3-4 जनरल्स होते हैं जिनके दरमियान ये रेस होती है, तो वो पहले से ही मैनेज करना शुरू कर देते हैं, वो पावर्स उनके पास बहुत होती हैं, तो वो अपनी अपनी पार्टी जो है ना वो देख लेती हैं और उनके साथ ताल्लुकात अपने ठीक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब एक फहरिस्त जाएगी तो उसमें 3 या 4 नाम होंगे और उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो उस वक्त अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा और उस प्राइम मिनिस्टर की वो ऐसी ऐसी मदद करना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी गुड बुक में आ जाए। अब जनाब फैज़ हमीद का क्या इशू था? जनाब फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनने के लिए इमरान खान साहब के साथ वहाँ तक चले गए कि इदारे को नुकसान पहुँच गया या मुल्क को नुकसान पहुँच गया। ठीक है। और अगर ये पता हो सबको कि एक तो एक्सटेंशन नहीं हो सकती, कोई भी शख्स हमें एक्सटेंड नहीं कर सकता, हम अगर 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, बस मुद्दत यही है, इसके बाद ख़त्म है। कोई ज़मीन फट जाए, आसमान फट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर लोग ये एफर्ट करनी बंद करते हैं, फिर वो सिर्फ अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर सबको ये पता चल जाए कि हम में से जो सीनियर मोस्ट है उसने आर्मी चीफ बन जाना है, लिहाजा किसी गवर्नमेंट की खुशनुदगी की ज़रूरत नहीं। तो जब आप ये यकीन आपको हो जाए तो खुशनुदी वाला इशू ख़त्म हो गया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को ये फैसला भी कर लेना चाहिए कि एक्सटेंशन किसी की नहीं होगी, आर्मी चीफ की बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये महसूस करते हैं कि ये मुद्दत कम है तो 6 साल कर दें, इनकी 4 साल कर दें, 5 साल कर दें, या रिटायरमेंट की एज बढ़ा दें, लेकिन वो फाइनल होनी चाहिए, वो आइन के अंदर लिखा हो और उसको कोई बंदा फिर उसके बाद छेड़ ना सके, ख्वाह उसके पास पूरी पार्लियामेंट ही उसकी क्यों ना हो तब भी वो उसको छेड़ ना सके। ये फैसला हो जाए कि जनाब इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और बाकी जो चीफ बनने का है ना, मेरा ख्याल जो सीनियर मोस्ट है चुप करके उसको आर्मी चीफ बन जाना चाहिए, और जो उससे जूनियर हो उसे आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दें, तो ये मसला भी ख़त्म हुआ। साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला सही है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए, या अगर आपने छेड़ना तो वंस फॉर ऑल उसका फ़ैसला भी कर लें कि ये फ़ाइनल है, अब इसके बाद इस चीज़ को नहीं छेड़ा जाएगा। ये होता इसी तरह ही है कि जैसे अभी देखें जो क्राइसिस पैदा हुआ है इसीलिए पैदा हुआ ना, एक खौफ है कि कहीं काजी फाजिल साहब को एक्सटेंशन ना मिल जाए, तो अब डिवाइड होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और अगर ये खौफ ना होता तो आज एक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो ये एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। लिहाजा अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो एक बार किसी जगह बैठ के एक्सटेंशन का इशू जो है उसको ख़त्म कर दें। सर्वस में अगर आपने गुंजाइश पैदा करनी कर दें ताकि सबको, और जो जिसने तरक्की करनी है वो किसी
प्राइम मिनिस्टर का किसी सियासी जमात का मरहून मिन्नत ना हो, ये सिर्फ फ़ौज के लिए ना हो, सिविलियन के लिए भी हो, कि वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ है, उसको पता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और अल्टीमेटली मैं जब 22वें ग्रेड में पहुँचूँगा तो सारे अगर लोग रिटायर हो जाएंगे तो मैं चीफ बन जाऊँगा। अब यहाँ पे होता ये है कि गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट आके अपनी मर्ज़ी के ऑफिसर्स को तमाम जगहों पे लगा देती है और ये नहीं देखती कि ये बंदा जो है इसका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, उसको फौरी तौर पे लगा दिया जाता है। मसला आप ये FBI को देख लें कि राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब को FBI का चेयरमैन बनाया गया है। बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, पहले कह रहा हूँ, और मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकातें हैं, बड़ा अच्छा शानदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या FBI में उन्होंने काम किया? FBI में तो उन्होंने काम ही नहीं किया, वो तो DMG के हैं, वो मैनेजमेंट के बंदे हैं सारे। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के करीब हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर उनको उठाया और उन्होंने FBI का चेयरमैन लगा दिया। अब आने वाले दिनों में देखिएगा क्राइसिस वहाँ पे ये होगा कि वो लोग जो FBI के अपने मुलाजम हैं वो इनके साथ काम नहीं करें, क्योंकि वो भी तो सीनियर है ना, या वो उनमें से 21वें ग्रेड के लोग हैं, 22वें ग्रेड के लोग हैं, यहाँ तो सबको गोली मारते हैं ना आप, और सारे 17-18 के ग्रेड के लोगों से काम ले लें आपसे, और अगर उनसे काम लेंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं होंगे इतने, तो फिर कैसे चलेगा मामला। तो होता ये है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसी एक गवर्नमेंट के साथ अलाइन होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होते हैं, और जो ही गवर्नमेंट तब्दील होती है तो वो अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग ले लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के सफ़ीर बन जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के इदारों के चेयरमैन बन जाते हैं, और ऐसी ऐसी पोजीशंस पे चले जाते हैं कि जिसकी उनको टेक्निकल नो होने होते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी एक ही बार पाबंदी लगनी चाहिए कि जो शख्स भी होगा उसी इदारे को होगा जिसके पास तजर्बा है, और वहाँ से उसी को चेयरमैन बनाया जाएगा, ये हेड बनाया जाएगा। दूसरे इदारे का आदमी उस इदारे का सरबराह नहीं बनेगा, और गवर्नमेंट जो होगी ना अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट्स को उठा के नहीं लगा सकेगी, उसने उसी पूल के अंदर से लोगों को लेना है। ये फैसला भी हो जाएगा तो ब्यूरोक्रेट सियासतदानों की तरफ देखना बंद करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी है तो उसका जो डिसीजन है उसके ऊपर आपने पाबंदी नहीं लगानी, उसकी आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी। भाई एक डिसीजन बंदा करेगा, हो सकता है डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन इस खौफ से कि मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ, अगर पूरी ज़िंदगी पूरी सर्विस में वो डिसीजन नहीं करेगा तो आपको क्या फ़ायदा फिर उसका। इससे तो अच्छा है कि आप वो डिपार्टमेंट ही ना रखें, इन लोगों को ही आप शुरू से फारिग कर दें। आप सियासत पर पाबंदी लगा के अपना जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी है उसको भी बंद कर दें और सूबाई ब्यूरोक्रेसी को भी ख़त्म कर दें, फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं सर, फिर इस चीज़ को ख़त्म करें आप। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ज़रूरी है चीज़ें, तो फिर आपको चाहिए कि आप मेरिट पे जाएं। ये जो अपनी मर्ज़ी के अफसर और मेरे लाडले और उसके लाडले, इससे बाहर निकलें आप। ठीक है। और इसके बाद जो है ना, एक पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है, यहाँ पे हमारा कोई इकनॉमिक एजेंडा नहीं है। तो रियासत को चाहिए कि कम से कम 20 साल के लिए एक इकनॉमिक मंशूर ज़रूर बनाए, और वो इतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए जितना हमारा आइन है। इसे आप ये समझें कि इकनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कह लें आप इसको, या इसे आप माशी आइन कह लें आप, और वो 20 साल के लिए बना के लाक कर दें और उसे कहें जी अब इसको कोई नहीं छेड़ेगा। एक गवर्नमेंट आती है वो इंडस्ट्री चला देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है इंडस्ट्री को बंद कर देती है। एक गवर्नमेंट आती है इंडस्ट्री को बिजली सस्ती देनी शुरू कर देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो महंगी कर देती है। एक गवर्नमेंट आती है वो शरह सूद बढ़ा देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो शरह सूद कम कर देती है। एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है कि जी बिज़नेस स्टार्ट करें, दूसरी गवर्नमेंट आती है कहती है बिज़नेस बंद करें। एक गवर्नमेंट आती है वो हाउसिंग सेक्टर को डेवलप कर देती है, दूसरी आती है उसको बंद कर देती है। ये खेल बंद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों को काम नहीं करने देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। तो ये एक इकनॉमिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होना चाहिए, और उसे लाक करे 20 साल के लिए। अगर उसके अंदर गलती भी हो जाए तो उसे कहीं गलत ही रहेगा जी, अभी इस गलती के साथ ही हम कैरी करेंगे इसको। ठीक है। ये नट बोल्ट अगर नहीं है तो कोई मसला, इसके बगैर ही गाड़ी चलेगी, लेकिन उसके लिए आप कर लें। और आखिरी तजवीज़ जो है इस क्राइसिस से निकलने का वो ये है कि हम 25 करोड़ लोग हैं, और 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं और बेहुनर हैं। तो एक नेशनल लेवल पे फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स वेला नहीं रहेगा, और अगर कोई वेला रहेगा तो स्टेट उसको काम पे लगाएगी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी घर पे बैठ के रोटियां तोड़ता रहे और गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त करता है। ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है ये वेले लोगों ने पैदा किया हुआ है। ये वेले लोग, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, फ्री उनको इंटरनेट मिल रहा है, सारा दिन वो मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, और जो फेक न्यूज़ है उसको दूसरों तक पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। और अगर इन्होंने किसी जगह जाना होता, सुबह 9 बजे दफ्तर जाना होता, शाम को थके आ रहे 6 बजे आना होता, और दफ्तर के अंदर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी होती, तो मैं देखता ये कैसे फ़ेक न्यूज़ फैलती। ठीक है। क्योंकि ये वेले लोग हैं, इतने ज़्यादा हमने वेले बिठाए हुए हैं घरों के अंदर कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो इस तरह करते हैं, सुबह सुबह लोग उठते हैं और सबको वो मैसेजेस भिजवाना शुरू कर देते हैं
जो बड़े टीजिंग होते हैं, भाई उससे पूछे कि आप कौन हो भाई, क्यों भेज रहे हो, बस उसका शुगर लगा हुआ है और चल रहा है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो फौरी तौर पे ये जो वेलापन है उसके ऊपर पाबंदी लगाए, लोगों को काम पे लगाए, स्किल ट्रेनिंग लाजमी हो, और वो अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो मेरा ख्याल है उसकी सज़ा होनी चाहिए, 10 साल कैद व मशक्क़त, और उससे काम करवा के उसे कोई सारा जो पैसा है ना ईदी फाउंडेशन को जा रहा है तुम्हारा, उसको काम पे लगाएं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिस हैं वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट है, वहाँ पे सरकारी टाइम के अंदर या काम के दौरान मोबाइल फ़ोन पे पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है। वो अगर ज़ाती मोबाइल फ़ोन बंदा इस्तेमाल करेगा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो आपने दफ्तर में फ़ोन से करने होते हैं, तो वो फ़ोन अलग होना चाहिए, वो ऑफिशियल फ़ोन होना चाहिए जिसको आप दफ्तर के अंदर इस्तेमाल करें, वहीं छोड़ के जाएँ, उसे घर ना लेके जाएँ। ठीक है। और जो आपका ज़ाती फ़ोन है वो आप जाएं और स्विच ऑफ करें उसको, और आपने यहाँ पर दफ्तर में किसी शख्स से बात करनी है तो आप लाइन नंबर जो है ना उसके ऊपर बात करें, और किसी ने फ़ोन करना है आपको तो आपके पास वो टोल फ्री नंबर्स होने चाहिए, वहाँ पे फ़ोन करें। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्राइसिस है कि 25 करोड़ लोगों में से 18 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है, जिनमें से 11 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन है। तो वो सारा दिन क्या करते रहते हैं, लोग यही काम करते रहते हैं। आप दुकानों पे चले जाएं तो वो टिकटॉक देख रहा है, मैसेज फॉरवर्ड करी जा रहा है, सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो मोबाइल फ़ोन पे लोग लगे हुए हैं। इवन लोग नमाज़ पढ़ते हुए भी जब वो मौलवी साहब की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, दुआ सुन रहे होते हैं, नीचे मोबाइल फ़ोन पे लगे होते हैं। तो ये क्या है, मेरा ख्याल है अक्रॉस द बोर्ड, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के हर सिरे के अंदर जो सरकारी या गैर सरकारी दफातर हैं, काम के वक्त में मोबाइल फ़ोन के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उससे भी आप यकीन करें कि सुख में आ जाएंगे, और ये जो फायर वाल है हम इससे भी बच जाएंगे, इसके खर्चे से भी बच जाएंगे। जब फ़ोन लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होंगे तो आपकी जान बच जाएगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और अगर आपने इमीडिएटली मुल्क को क्राइसिस से निकालना है तो मेरा ख्याल है आपको ये 3-4 काम करने पड़ेंगे। आज कर लें मामला सेटल हो जाएंगे, 10 साल बाद करेंगे तो मामला सेटल नहीं हो सकेगा। ठीक है। चौधरी साहब, कहा जाता है कि नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद हमारे तमाम पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं मोबाइल ऐसे चेक करते हैं कि जैसे कबूलियत का मैसेज आ गया। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें एक चीज़ मुझे बताइएगा, स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जरदारी साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रही गवर्नमेंट में, उन्हें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो जवाबदेह नहीं होना चाहते, गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। इधर से जनरल साहब जो हैं फैज़ हमीद साहब वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, उधर से इमरान खान साहब कॉल्स पे कॉल्स दे रहे हैं कि हम धरने दे देंगे, हम रैलीज़ करेंगे। ये तमाम चीज़ें जब जोड़ते हैं तो लगता तो अनयूजुअल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है जिसे देख के आपको अंदाज़ा हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है? अब देखिए, अना बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। पहले ये होता था कि क्राइसिस आता था, मसला मुशर्रफ साहब थे, उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन उस गवर्नमेंट में भी मुशर्रफ साहब के पीपल्स पार्टी से रबते थे, नून लीग से रबते थे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं मामलात को सेटल कर लिया जाता था। लेकिन अब ये है कि अना बहुत बड़ी हो गई है और ज़िद हो गई है, बल्कि तो इमरान खान साहब अपनी अना से नीचे नहीं उतर रहे, रियासत अपनी अना की चोटी से नीचे नहीं उतर रही, गवर्नमेंट जो है वो बड़े डिस्टेंस पे चली गई हुई है। तो अब इदारों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है, इदारे जो हैं वो उन्होंने पोजीशन ले ली होगी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है फ़र्क, ठीक है। दरमियान में राब्ता होना चाहिए, आप टेबल पे बैठे हैं, कोई ग्राउंड कॉमन ग्राउंड तलाश करें, बात करें, कोई ले दे के मामलात को सेटल करें, और अगर आप सेटल नहीं कर रहे तो फिर अल्टीमेटली गुब्बारे ने फटना। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का हमारा स्पेशल वीलॉग देखा। एक चीज़ आपको महसूस हुई होगी जी कि हमारे यहाँ वेलों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्किल्ड वर्कर का प्रॉब्लम है, राइट पर्सन ऑन राइट जॉब नहीं है। ये कुछ चीज़ें अगर हो जाएँ तो हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।